नमस्कार साथियों। हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की श्रृंखला की अगली कड़ी में आज स्टार्ट करेंगे। कुछ रॉलेट एक्ट की बातें देखते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे 1915 में, तो उन्होंने भारतीयों को कहा कि उस अधिक से अधिक ब्रिटिश सेना में भर्ती हो जाओ। इसलिए उन्हें भर्ती करने वाला सार्जेंट या एजेंट भी कहा गया। बाल गंगाधर तिलक भी कहें लोग भर्ती हो जाएं, और इस आशा से कहा कि जब अंग्रेज युद्ध जीत जाएंगे तो फिर हमें आज़ाद कर देंगे। लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। उधर अधिक से अधिक भारतीय भर्ती भी हुए, और इधर गांधी जी अपना दिखा कि चंपारण सत्याग्रह सफल हुआ, अहमदाबाद मिल मजदूरों का जो हड़ताल थी उसमें भी ये सफल हुए, फिर खेड़ा सत्याग्रह में सफल हुए। और इसी बीच में एक था सर सिडनी रॉलेट। तो सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में सिडनी आयोग का गठन किया गया, और उस आयोग का उद्देश्य ये था कि जब विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा तो भारतीयों पर कैसे प्रभावी नियंत्रण किया जाएगा उसका उपाय तलाशने के लिए। तो सिडनी आयोग ने रिकमेंडेशंस दी, यानी सिफारिश की। उन्हें सुझाया कि इसके लिए रॉलेट एक्ट आया। मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट आया, और जैसा कि अब रॉलेट एक्ट मार्च 1919 में गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद ने पारित कर दिया। अच्छा, इस कानून को पंडित मोतीलाल नेहरू ने बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील कानून कहा, और आम जनमानस ने इसे काले कानून की संज्ञा दी। इसके तहत आप अपील नहीं कर सकते थे, कोई दलील नहीं दे सकते थे, और कोई वकील नहीं कर सकते थे, और गवर्नमेंट जब चाहती किसी को उठा के बंद कर सकती थी। तो इसके विरोध में गांधी जी ने 6 अप्रैल की तिथि तय की। 6 अप्रैल 1919 की तिथि तय की कि पूरे देश में हड़ताल की जाएगी। और गांधी जी दिल्ली जा रहे थे। गांधी जी को तो पहली बार दिल्ली और पंजाब में घुसने पर पाबंदी लगा दी गई। तो जब गांधी जी दिल्ली जा रहे थे तो पलवल स्टेशन से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और गांधी जी को बम्बई भेज दिया गया। इसके बाद दिल्ली से जो नेतृत्व किया, एक स्वामी श्रद्धानंद थे, आर्य समाजी संत थे और नेता थे, काफ़ी अच्छी खासी पर्सनालिटी थी। इन्होंने रॉलेट एक्ट के विरुद्ध दिल्ली से हड़तालियों का नेतृत्व किया, और दिल्ली के जामा मस्जिद के मौलाना ने स्वामी श्रद्धानंद को अपने मस्जिद से लोगों को संबोधित करने के लिए मस्जिद की चाबी सौंप दी, और यहाँ तक कि सिखों ने मुसलमानों को चाबियाँ सौंप दी, ये दिखाने के लिए कि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब आपस में भाई भाई। और पंजाब में हड़तालियों का जो नेतृत्व कर रहे थे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, इन दोनों नेताओं को नज़रबंद करके शिमला भेज दिया गया। तो इसके विरोध में पूरे पंजाब में, यानी अमृतसर में, एक मौन जुलूस निकाला गया, और कलेक्टर के आदेश पर गोलीकांड हुआ, जिसमें 2 कार्यकर्ता शहीद हो गए। जब 2 कार्यकर्ता शहीद हो गए तो अमृतसर की जनता इन दोनों कार्यकर्ताओं की लाश को लेकर अमृतसर के मेन मार्गों पर, मुख्य मार्गों पर, गलियों में मौन कंधे पर रखकर मौन जुलूस निकाला, ताकि लोग संगठित हो सके। लिहाजा आगे की रणनीति, अब पूरे अमृतसर में धारा 144 लागू कर दी गई कि अब एकत्र नहीं कोई मिलेगा, जब भी कोई भीड़ इकट्ठा होगी लोग गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। तो लोगों ने एक रणनीति बनाई। गुरु गोबिंद सिंह जो सिखों के 10वें गुरु थे, उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की, और उन्होंने बैसाखी त्यौहार मनाने की परंपरा शुरू की थी। तो 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन, बैसाखी के मेले में, यानी जलियांवाला बाग अमृतसर में है, वहाँ
मेले में सब लोग संगठित हुए और लाला हंसराज उस समय मेले में संबोधित कर रहे थे और जनरल डायर आया और उस जलियांवाला बाग में चारों तरफ तो भवन थे, बाग के किनारे किनारे एक और केवल रास्ता था, एक सकरा रास्ता लगभग 7 फीट का था। और जनरल डायर ने क्या किया, उस रास्ते पे मशीन गन लगवा दी और अंदर गोरखा बटालियन थे, भी भारतीय सैनिक थे, यद्यपि उन्हें लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करना था। तो लाला हंसराज जब भीड़ को संबोधित कर रहे थे, उसी दौरान जनरल डायर छड़ी से इशारा करता है और गोरखा बटालियन गोली चला देती है, जिसमें हजारों कार्यकर्ता शहीद हुए। कुछ तो भागकर बचने के चक्कर में कुआं था, उस कुएं में गिर गए। तो इन तमाम बातों को इसे जलियांवाला बाग नरसंहार की संज्ञा दी गई। कुछ बातें हम लोग यहाँ लिखते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैं यहाँ पहले ही लिख चुका हूँ, आप देख रहे हैं कि सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक आयोग गठित हुआ 1917 में, सिडनी आयोग 1917 में। इस सिडनी आयोग का जो उद्देश्य था कि विश्व युद्ध फर्स्ट यानी प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद भारतीयों पर कैसे प्रभावी नियंत्रण किया जाए उसके उपाय तलाशना। और इस आयोग ने सिफारिश की कि इसके लिए रॉलेट एक्ट पारित किया गया। रॉलेट एक्ट मार्च 1919 में गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद ने पारित कर दिया। अब जब पारित कर दिया और उस समय तत्कालीन वायसराय, चूँकि घटना 1919 की है तो चेम्सफोर्ड था तत्कालीन वायसराय। ये जानना चाहिए कि जलियांवाला बाग नरसंहार के समय तत्कालीन वायसराय कौन था, तो वायसराय चेम्सफोर्ड था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। और हुआ ये कि किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए बंदी बनाया जा सकता है। इस रॉलेट एक्ट के बारे में जान लें। क्या रॉलेट एक्ट है? रॉलेट एक्ट कानून, रॉलेट एक्ट 1919। यद्यपि इसकी सिफारिश सिडनी आयोग ने 1917 में कर दी थी, लेकिन ये पारित हुआ 1919 में। और इस कानून के बारे में हमें ये जानना है कि किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए गिरफ्तार किया जा सकता था या बंदी बनाया जा सकता था। अब हमको जब अपना जुर्म ही नहीं पता, बिना जुर्म के कैसे आप बंदी बना लेंगे? इस चीज़ का विरोध किया गया। बंदी बनाया जा सकता था। इसे कोर्ट में अपील करने, दलील देने, वकील करने का अधिकार नहीं था। इस कानून में कोर्ट में अपील करने या अपील ना करने या अपील करने, दलील देने तथा वकील करने के अधिकार से वंचित रखा गया। यानी अगर आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है तो आप कोर्ट में कोई वकील नहीं कर सकते, ना तो कोई दलील दे सकते हैं, ना कोई अपील कर सकते हैं। इसलिए आम जनमानस ने इसे काले कानून की संज्ञा दी। यहाँ पे लिख दे रहे हैं, आम जनता ने इसे काला कानून कहा।
और मोतीलाल नेहरू इसको ना वकील, बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील, तथा बिना वकील कानून कहा। किसने? नाम इंपॉर्टेंट है, मोतीलाल नेहरू ने। मोतीलाल नेहरू ने कहा। इस पॉइंट को फटाफट नोट कर लीजिए, पास करके नोट कर लीजिएगा, हम हट जाते हैं, फिर आगे के पॉइंट नोट करते हैं। वीडियो रोक करके नोट कर लीजिएगा, मिटाते हैं। गांधी जी ने इस एक्ट के विरुद्ध, गांधी जी ने इस एक्ट के विरुद्ध संपूर्ण देश में 6 अप्रैल 1919 के दिन हड़ताल की तिथि निश्चित की। हड़ताल की तिथि निश्चित की कि इस दिन हड़ताल किया जाएगा। लेकिन होता यह है कि गांधी जी को दिल्ली व पंजाब में घुसने पर, या घुसने क्या शब्द सीधर के में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया। प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया। गांधी जी न तो दिल्ली जा सकते हैं न पंजाब जा सकते हैं, प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया। गांधी जी को दिल्ली जाते समय पलवल रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया गया। पलवल हरियाणा में पड़ता है, मथुरा के आगे। पलवल रेलवे स्टेशन, ये चीज़ याद रखनी होगी। पलवल रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर बम्बई भेज दिया गया। बम्बई भेजा गया। कि गांधी जी को पहले ही गिरफ्तार, गांधी जी दिल्ली की तरफ जा रहे थे, बस पलवल रेलवे स्टेशन पर इनको गिरफ्तार कर लिया गया और इनको बॉम्बे भेज दिया गया। अब कौन नेतृत्व करेगा? तो दिल्ली में जो हड़तालियों का नेतृत्व किए उनका नाम था स्वामी श्रद्धानंद। स्वामी श्रद्धानंद।
ये आर्य समाजी संत या नेता थे। आर्य समाज से इनका ताल्लुकात था। हम लोग आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती का पढ़े हैं। आर्य समाजी संत व नेता थे। जब ये दिल्ली जा रहे थे तो रास्ते में कलेक्टर ने इसे रोक दिया, लेकिन नहीं मान रहे तो कहे कि अभी हम कुछ उपद्रव नहीं कर रहे हैं, हम प्रेम पूर्वक जा रहे हैं, हमको जाने दिया जाए, अन्यथा भीड़ को आप नियंत्रित नहीं कर पाओगे। नहीं मान रहा था तो श्रद्धानंद ने इशारा कर दिया। हड़तालियों बैरिक तोड़ करके आगे निकले, तो इसलिए बैरिकेडिंग तोड़कर आगे निकलने लगे। तो ये पहुँचे जब दिल्ली, तो ये रॉलेट एक्ट के विरुद्ध दिल्ली में हड़तालियों का नेतृत्व किया। ये पूछा जाता है कि दिल्ली से किसने नेतृत्व किया, तो स्वामी श्रद्धानंद ने दिल्ली से हड़तालियों का नेतृत्व किया। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध ने हड़तालियों का नेतृत्व रॉलेट एक्ट के विरुद्ध किया। दिल्ली के जामा मस्जिद के मौलाना ने दिल्ली के जामा मस्जिद के मौलाना ने स्वामी श्रद्धानंद को जामा मस्जिद से भाषण देने के लिए आमंत्रित किया। भाषण देने के लिए आमंत्रित किया। सिखों ने, अगर मैं पेन चेंज कर दें, सिखों ने गुरुद्वारों की चाबी मुसलमानों को सौंप दी। मुसलमान अब गुरुद्वारों से मुसलमान घुस के संबोधन करने लगे। अब अंग्रेजों को ये लगा कि अब लोग एकता में आ गए, मतलब ये दिखाने के ही तरीका था एक। तो इस बात को नोट कर लें। तो दिल्ली में कौन हड़तालियों का नेतृत्व किया? स्वामी श्रद्धानंद ने किया था। एक आर्य समाजी संत थे। पास करके नोट कर लीजिए, तब हम इसे मिटाएं। ठीक है, आपने बना लिया। अब आगे अब पंजाब में हड़तालियों का नेतृत्व किसने किया? तो डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू के बारे में थोड़ा सा लिखें हम लोग। पंजाब में हड़तालियों का नेतृत्व, ये सब रॉलेट एक्ट के विरुद्ध ही बात चल रही है। एक थे डॉक्टर सत्यपाल, दूसरे थे सैफुद्दीन किचलू।
अब इन दोनों नेताओं को नज़रबंद कर दिया गया। किसने? अंग्रेजों ने रॉलेट एक्ट के तहत इन दोनों नेताओं को नज़रबंद कर दिया गया। नज़रबंद कर शिमला भेज दिए थे, नज़रबंद कर दिया गया, जिसके विरोध में अमृतसर में शांत बल्कि इस तरह कहें कि एक मौन जुलूस निकाला गया। एक मौन जुलूस निकाला गया। इस जुलूस पर कलेक्टर के कहने पर, जो अमृतसर का कलेक्टर था उस समय, जिलाधिकारी, कलेक्टर के आदेश पर गोली चलाई गई। जिसमें 2 कार्यकर्ता शहीद हो गए। अब जब 2 कार्यकर्ता शहीद हो गए तो इन कार्यकर्ताओं के शव को कंधे पर रखकर अमृतसर के मुख्य मार्गों पर लोगों ने घुमाया ताकि भारतीय जनमानस संगठित हो सके। ये तो बात थी, लेकिन अब पूरे अमृतसर में धारा 144 लागू कर दी गई। पूरे अमृतसर में धारा 144 लागू कर दी गई। यानी धारा 144 लागू कर दी गई। यानी आप एकत्र नहीं हो सकते। अगर कहीं भीड़ एकत्र हुई तो बिना कारण बताए आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कोर्ट में आप कोई अपील नहीं कर सकते, कोई दलील नहीं दे सकते, ना तो वकील कर सकते हैं। ये बात हो रही है। अब इसको पास करके नोट बना लें, फिर मिटाएं आगे। अब जलियांवाला बाग हत्याकांड।
वाला बाघ हत्याकांड। ये डेट है 13 अप्रैल 1919। अब क्या क्या घटनाक्रम आता है इसको देखते हैं। देखिए जलियांवाला बाग नरसंहार कैसे हुआ कि अब उस समय तो धारा 144 इन्होंने लागू कर दिया, लोग शांत हो गए, लेकिन लोगों में एक रणनीति बनी। लोगों ने कहा कि आगे की रणनीति बनाने के लिए एक अच्छा अवसर मिलता है, बैसाखी का मेला। बैसाखी के मेले के दिन सभी लोग बाग में एकत्रित होंगे और उसी में भीड़ को संबोधित कर दिया जाएगा। क्या क्या करना है, तो होता ही है कि आगे की रणनीति बनाने के लिए, आगे की रणनीति बनाने के लिए बैसाखी के मेले, यानी 13 अप्रैल को बैसाखी का मेला था, अप्रैल 1919, की तिथि निश्चित की गई। और ये बैसाखी का जो त्यौहार है, मेला, ये गुरु गोविंद सिंह ने शुरू किया था। जो गुरु गोविंद सिंह जो सिखों के 10वें गुरु थे, फैक्ट के रूप में आप चाहें तो इसे तैयार कर लें, गुरु गोविंद सिंह ने शुरू किया था। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना भी की थी गुरु गोविंद सिंह ने। तो अब 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के अवसर पर जलियांवाला बाग, ये जगह अमृतसर में है, अमृतसर में लोग एकत्र होते हैं। अब आप ही समझिए, मेले का दिन है, उस दिन धारा 144 कैसे लागू की जा सकती है? मेले के दिन में अगर धारा 144 लागू कर देंगे तो मेला किस बात का रह जाएगा? दो से अधिक लोग या कुछ लोग एकत्र हो ही नहीं सकते, तो फिर मेला किस बात का? तो मेले का अवसर देखा है इन्होंने, लोग एकत्र होते हैं। इस बात को थोड़ा सा एक हम रेखा चित्र के माध्यम से देखते हैं। चलिए, ये हो गया बाग। और एक सकरा सा रास्ता था, 7 फीट का रास्ता, और यहाँ पे नरभक्षी जनरल डायर था, इसके हाथ में एक छड़ी थी, छड़ी लिए था। और यहाँ पे लाला हंसराज और यहाँ वाली संबोधित कर रहे थे। यहाँ पे भीड़, यहाँ पे लोग बैठे हुए थे, लोगों की भीड़ एकत्र थी। और यहाँ पर गोरखा बटालियन लगी हुई थी बंदूकें ले लेकर। बंदूकें लेकर यहाँ पे गोरखा बटालियन के सैनिक लगे हुए थे। लिख दे रहा हूँ, गोरखा बटालियन।
क्योंकि ये भी तो भारतीय सैनिक थे, लेकिन इन्हें लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करना था। और ये है जनरल ओडायर, जनरल ओडायर। और जो भीड़ को संबोधित कर रहे हैं ये है लाला हंसराज। भीड़ को संबोधित करते हुए। और यहाँ एक इसी जलियाला बाग में यहाँ एक कुआं था। इधर भी घर थे, इधर भवन बने हुए थे चारों ओर, इधर भी भवन था। तो जगह चारों ओर से बस चारों ओर घर बने हुए थे। आज भी वहाँ जाएंगे आप तो उनके रक्त की छींटों को शीशे में लगा के मतलब एक मॉन्यूमेंट की तरह रखा गया है। अब ये भीड़ जो थी, ये भीड़ को ये लाला हंसराज संबोधित कर रहे थे। और अब क्या करता है शैतान जनरल ओडायर, यहाँ पे जो 7 फीट चौड़ा रास्ता था, ये लगभग 7 फीट चौड़ा रास्ता था। और यहाँ पे लाता है मशीन गन सेट कर देता है। कि भीड़ भागेगी तो जाएगी कहाँ, मशीन गन लगा दिया। कि मैं लिख दूँ मशीन गन, तोप या मशीन गन जो भी एम्यूनिशन था ये लगा दिया यहाँ पे। अब क्या करता है, ये संबोधित कर रहे थे और पूरे अमृतसर में धारा 144 लगी हुई थी। जनरल ओडायर छड़ी हिलाते हुए गोरखा बटालियन को इशारा कर दिया और गोलियां चलने लगी। इसमें कहा जाता है कि हज़ारों लोग मारे गए और जो बचे वो कुएं में जान बचाने के लिए कुएं में कूदे, कुछ लोग कुएं में मर गए। तो इस बात को नोट कर लें, तब आगे की बात हम बताएं। तो जिसे आप नोट कर लिए होंगे, अब हम देखते हैं कि इसमें मारे तो गए हज़ारों लोग, लगभग हज़ारों व्यक्ति मारे गए। और लेकिन सरकारी आंकड़े मात्र 379 व्यक्तियों को बताते हैं। और इसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। और शंकर नायर जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के एक सदस्य थे, उन्होंने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दे दिया। और फिर इस पे जांच के लिए अंग्रेज़ों द्वारा एक हंटर कमेटी, जीसी हंटर की अध्यक्षता में हंटर कमेटी बैठी, जांच कमेटी, जिसमें कुल 8 सदस्य थे। 8 सदस्यों में 5 अंग्रेज और 3 भारतीय। इनके नाम थोड़े से याद रखने पड़ते हैं। भारतीयों के नाम विशेष याद रखना पड़ता है। 3 जो थे, जगत नारायण, चिमनलाल सीतलवाड़ और साहबजादा गुलाम मोहम्मद, 3 भारतीय थे। जबकि हंटर, रस्किन, राइस, बैरो, स्मिथ, ये 5 अंग्रेज थे। इस कमीशन ने डायर को सामान्य अपराध का दोषी माना और इसकी नौकरी छीन करके इसे लंदन भेज दिया। जब ये लंदन जाता है तो जैसे अपने यहाँ लोकसभा, राज्यसभा, वहाँ पे हाउस ऑफ लॉर्ड और हाउस ऑफ कॉमन्स है। हाउस ऑफ कॉमन्स में इसको स्वॉर्ड ऑफ ऑनर भेंट किया गया, यानी सम्मान की तलवार दी गई। इसे ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा गया। और हाउस ऑफ कॉमन्स ने इसे 20,000 पाउंड का नकद इनाम दिया। इतना ही नहीं, वहाँ का एक समाचार पत्र निकलता था, मॉर्निंग पोस्ट। मॉर्निंग पोस्ट ने लोगों से चंदा एकत्र करके 30,000 पाउंड का इनाम दिया जनरल ओडायर को। और इसी जनरल ओडायर को उधम सिंह जाकर गोली मारे थे। कुछ बातें नोट कर लेते हैं, शायद इसको आपने नोट कर लिया होगा, तो मिटाते हैं।
लगभग 1000 लोग मारे गए, 1000 लोग शहीद हुए। परंतु सरकारी आंकड़े 379 लोग, सरकारी आंकड़े के अनुसार 379 लोग मारे गए। एक सरकारी आंकड़ा तो यही होगा। विरोध में, अब विरोध में क्या क्या होता है। विरोध में पहला विरोध कि रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। ये सवाल पूछा जाता है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि क्यों त्यागी, किसके विरोध में त्यागी। तो जलियांवाला नरसंहार के कारण नाइटहुड की उपाधि त्याग दी रविंद्रनाथ टैगोर ने। और दूसरे व्यक्ति थे शंकर नायर। शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से परिषद से त्यागपत्र दे दिया। कहा कि अब हम इसके सदस्य नहीं रहेंगे, हमारे लोगों के ऊपर इतना जुर्म ढाया जा रहा है। अब क्या किया अंग्रेजों ने, इसके लिए एक 8 सदस्यीय कमेटी का गठन किया। जांच कमेटी बैठाते हैं। तो जांच कमेटी ये अंग्रेजों द्वारा जो बैठाई गई है जांच कमेटी, या इसका नाम था हंटर कमेटी या हंटर समिति। ध्यान देना, एक हंटर आयोग है। हंटर आयोग शिक्षा से संबंधित है और ये हंटर कमेटी जलियांवाला बाग नरसंहार से संबंधित है। कुल 8 सदस्य थे। ये पूछा जाता है तो याद रखें। तथ्य हैं 8 सदस्यीय टीम थी ये, जो जांच के लिए बैठी थी। इसमें 5 अंग्रेज थे। अंग्रेज सदस्य जो थे उनमें पहला तो हंटर ही था, इसी की अध्यक्षता में बना था हंटर। दूसरा राइस, तीसरा बैरो, हंटर, राइस, बैरो, स्मिथ, रस्किन, यहाँ पे जगह है यहीं लिख देते हैं चलिए। चौथा स्मिथ, हंटर, राइस, बैरो, स्मिथ, और एक का नाम था रस्किन। हाँ, रस्किन ही था, रस्किन। विशेषकर पूछा नहीं गया, लेकिन कब मूड बन जाए इनका पूछने का। ये 5 अंग्रेज सदस्य थे और 3 भारतीय थे। ये 3 भारतीयों का नाम तो जरूर याद रहना चाहिए। साहबजादा गुलाम अहमद, चिमनलाल सीतलवाड़,
यहाँ कहाँ, या वहाँ भी लिख दें शीतलवाड़, और एक जो व्यक्ति और थे यहाँ लिख दें, चलिए यहीं लिख देते हैं। इनका तीसरे व्यक्ति थे जगत नारायण। जगत नारायण। प्रश्न पूछा जाएगा, जो जलियांवाला बाग नरसंहार की जांच के लिए अंग्रेजों द्वारा कमेटी बनाई गई थी, उसके अध्यक्ष तो हंटर ही था। उसमें कुल कितने भारतीय थे? 3 भारतीय थे। कितने अंग्रेज थे? 5 अंग्रेज थे। कुल कितने सदस्य थी? तो 8 सदस्य। और तीनों भारतीयों के नाम याद रखना है, जगत नारायण, चिमनलाल शीतलवाड़ और साहबजादा गुलाम अहमद को याद रखना। और पेपर थोड़ा और टिपिकल बनाना, खास करके अगर यूपीएससी वगैरह का देना है तो इन 5 के नाम याद रखने होंगे, हंटर, रस्किन, राइस, बैरो, स्मिथ, सबको। अच्छा, ऊपर से हम आप पास कर लीजिए और नोट बना लीजिए इसका। ऊपर से हम लिखते हैं। इस कमेटी ने, ये समिति ने, इस जांच कमेटी ने, इस जांच कमेटी ने डायर को सामान्य अपराध का दोषी माना तथा इसकी नौकरी छीनकर लंदन भेज दिया गया। लंदन भेज दिया गया। अब लंदन में जाता है तो 2 हाउस हैं। तो लंदन में डायर को स्वॉर्ड ऑफ ऑनर, सम्मान की तलवार भेंट की गई। सम्मान की तलवार, या इसे बोलते हैं स्वॉर्ड ऑफ ऑनर। स्वॉर्ड ऑफ ऑनर भेंट की गई। इसके द्वारा, हाउस ऑफ कॉमन्स के द्वारा। हाउस ऑफ कॉमन्स के द्वारा। हाउस ऑफ कॉमन्स के द्वारा इसे स्वॉर्ड ऑफ ऑनर भेंट किया गया। ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा गया। ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा गया। तथा 20,000 पाउंड की नकद राशि इनाम के रूप में दी गई। और इतना ही नहीं, लंदन का एक समाचार पत्र था, द मॉर्निंग पोस्ट। मॉर्निंग पोस्ट नामक समाचार पत्र ने चंदा जुटाकर 30,000 पाउंड डायर को दिए।
पैर को दी। तो नोट कर लीजिए, फिर अगली बात देखते हैं। तो आप लोग लगभग नोट कर लिए होंगे या नोट करते रहिएगा, इसे पास करके अब मिटाते हैं आगे। शॉर्टकट का कोई तरीका नहीं होता है, किसी भी सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, समय देना ही होता है। और कंटेंट्स पे आप लोग जाइएगा, क्योंकि मेरा जो उद्देश्य है केवल खास किसी एक परीक्षा के लिए नहीं है, ये नेशनल जीके के तौर पे हिंदुस्तान की किसी भी परीक्षा के लिए सामान्य रूप से उपयोगी होगा। खास करके यूपीएससी में जब मैं सदस्यों का नाम लेता हूँ तो यूपीएससी की तरफ जाता हूँ, चाहे आप पेट का एग्ज़ाम दीजिए, किसी चीज़ का एग्ज़ाम दीजिए, पीटी वगैरह का, सब में ये लागू होगा। तो अब थोड़ी बातें हम लोग करते हैं कि उस समय मोंटेगू भारत सचिव था, यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। उसने कहा ये जो हत्याकांड है ये तो केवल कंट्रोल करने के लिए एक नियामक हत्याकांड है, जबकि दीनबंधु सी.एफ. एंड्रयूज ने कहा कि तो जानबूझकर किया गया हत्याकांड है, आप नियामक कह रहे हैं। ऐसे इनके कमेंट आते हैं। और इसके एवज में कांग्रेस ने अपनी खुद एक जांच समिति बैठाई जिसका नाम है पंजाब तहकीकात कमेटी या पंजाब जांच समिति। पंजाब जांच समिति 7 सदस्यीय थी, जिसके अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय। और अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय, सदस्यों में महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सी.आर. दास, अब्बास तैयब जी, डॉक्टर M.R. जयकर, अदलू। ये पंजाब जांच समिति ने डायर को दोषी ठहराया। और उसी दौरान पंजाब के एक चमनदीप थे, उन्होंने डंडा फौज का गठन किया, उठा तुरंत डंडा से पिटाई करो। तो सवाल पूछा गया कि डंडा फौज का गठन किसने किया, तो पंजाब में ही चमनदीप जिनका नाम था उन्होंने किया। और अंग्रेज़ों ने दमन करने के लिए पहली बार गुजरांवाला, पंजाब में गुजरांवाला स्थान है, दमन के लिए हवाई हमलों का सहारा लिया। यह भारत में प्रथम हवाई हमला था। तो कुछ बातें लिख लेते हैं। मोंटेगू ने इसे नियामक हत्याकांड कहा। अब बार बार ये बताने की जरूरत नहीं कि मोंटेगू कौन था। मोंटेगू भारत सचिव था। मोंटेगू ने इसे नियामक हत्याकांड कहा, नियामक हत्याकांड कहा। इनके स्टेटमेंट थोड़ा सा आते हैं। दीनबंधु, सी.एफ. एंड्रयू, यस, इन्होंने कहा है जानबूझकर किया गया हत्याकांड है, जानबूझकर किया गया हत्याकांड। उन्होंने कहा था। कांग्रेस ने भी अपनी जांच समिति बैठाई। कांग्रेस ने जांच के लिए पंजाब जांच समिति, कहीं कहीं तहकीकात कमेटी लिखा रहता है, तहकीकात का मतलब ही होता है जांच। पंजाब जांच समिति बैठाई और इसमें कुछ 7 सदस्य थे। इन सदस्यों के नाम ले तो पहले थे पंडित मदन मोहन मालवीय, ये अध्यक्ष थे। और दूसरे महात्मा गांधी थे। तीसरे सदस्य
डॉक्टर एम आर जयकर। चौथे सदस्य अब्बास तैयब जी। पांचवें सदस्य मोतीलाल नेहरू। और छठे सदस्य इनके पुत्र जवाहरलाल नेहरू। ये तो 6 सदस्य हो गए। और 7वें सदस्य और बचते हैं, उनका नाम है चितरंजन दास थे। जी 7वें सदस्य थे चितरंजन दास। तो अंग्रेजों की जो कमेटी बैठी थी वो 8 सदस्य थी, और पंजाब तहकीकात कमेटी जो बैठी वो 7 सदस्य थी, और इसके अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय। ये बात याद रखनी पड़ेगी आपको। और इस आयोग ने या इस समिति ने डायर को दोषी माना। इसे पास करके नोट कर लें, फिर एक आध पॉइंट इस पे और नोट कर दें। तो मिटाते हैं, आप नोट कर लिए होंगे। पंजाब के गुजरावाला में दमन हेतु अंग्रेजों ने हवाई हमले का सहारा लिया। यह भारत में प्रथम हवाई हमला था। ये बात नोट कर लें। और पंजाब में चमनदीप ने, नाम याद रखना होगा, चमनदीप ने डंडा फौज का गठन किया। अब अंग्रेजों की धुलाई डंडा से होगी। डंडा फौज का गठन किया। तो आज की क्लास यहीं तक। और आपसे चलते चलते, आज मेरा जन्मदिन है, इसमें आप लोगों का आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहे। तो चलते चलते एक प्रश्न पूछता हूँ कि लाठी क्लब की स्थापना किसने की? ये आपके लिए प्रश्न होगा। आज की क्लास यहीं तक। आपका समय शुभ हो। नमस्कार।